मेरी पत्नी आर्या 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन शादी के बाद उसने कभी मायके जाने की इच्छा जाहिर नहीं की। मैंने कई बार कहा, चलो कुछ दिन माँ बाप के पास गुजर आते हैं, पर वह हर बार मुस्कुराकर टाल देती। एक दिन मैंने बिना बताए उसे मायके ले जाने का निश्चय कर लिया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की सारी रोशनी खींच ली हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अंदर चली गई। रात को जब मैं घर लौटा, तो नींद में अजीब सा सपना देखा। आर्या रो रही थी, उसके आंसू लगातार बह रहे थे। मैं घबराकर उठ बैठा। दिल में बेचैनी इतनी थी कि सुबह का इंतजार नहीं कर सका। तुरंत उसके मायके की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजे पर बड़ा ताला लटका हुआ था। मैंने लौटने का मन बनाया ही था कि अंदर से दर्द भरी चीखें सुनाई दीं। रूह कांप उठी। मैं झट दीवार फांद कर भीतर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य देखकर जैसे मेरी सांसें थम गईं, क्योंकि मेरे लिए यह बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि आर्या 7 भाइयों की इकलौती और बेहद प्यारी बहन थी। उनका परिवार शहर का संभ्रांत, रईस और आदरणीय परिवारों में गिना जाता था। इसके बावजूद जब उन्होंने अपनी बहन की शादी मुझसे करने का प्रस्ताव रखा था, तो मैं पूरी तरह अवाक रह गया था। मुझे अब भी याद है, जब अक्षय, आर्या का सबसे बड़ा भाई, ने मुझसे कहा था, मैं चाहता हूं मेरी बहन की शादी तुमसे हो। वह दिन आज भी मेरे जहन में दर्ज है। मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं वही सुन रहा हूं जो मेरे कानों ने सुना। शहर में उनके परिवार का इतना नाम था कि उनका हर फैसला चर्चा का विषय बन जाता था। आर्या उनकी एकमात्र बहन थी, जिसे सातों भाइयों ने बेशुमार प्यार से पाला था। और अब वे उसी बहन का रिश्ता मुझ जैसे साधारण आदमी के साथ जोड़ना चाहते थे। मुझ में ऐसा क्या था? मैं करीब 34 साल का एक साधारण आदमी था, गेहूंए रंग का, पतले बालों वाला, और किसी तरह अपनी छोटी सी किराने की दुकान से घर का खर्च चलाने वाला। मेरा कोई बड़ा रिश्तेदार नहीं था, कोई खास पहचान नहीं थी। जब भी किसी से शादी की बात करता, तो लोग कहते, यह आदमी बिल्कुल अकेला है, न कोई घरवाला, न ससुराल वाला। कहाँ से इसे रिश्ता दें? मेरी आम सूरत देखकर साधारण से साधारण लड़की भी मुंह फेर लेती। मोहल्ले में सब कहते, ये लड़का अपनी किसी मुश्किल में किसी को भी साथ नहीं देगा। और फिर आर्या जैसे परिवार की बेटी, जिसकी इज्जत, अमीरी और रुतबा पूरे इलाके में मशहूर थी, अगर मुझसे शादी करे, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने आर्या को कभी खुलकर देखा भी नहीं था। वह हमेशा चेहरा ढके रहती थी, दुपट्टे या ओढ़नी से इस तरह कि उसका चेहरा कोई पहचान न सके। हर कोई जानता था कि वह सातों भाइयों की बहन है, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस पर नजर डाल सके। मेरी किराने की दुकान से ही उनके घर का सामान जाता था, और मैं सालों से वही काम करता आ रहा था। लेकिन मुझे कभी उनके आंगन में कदम रखने की अनुमति नहीं मिली। जब अक्षय ने पहली बार बात की थी, तो मैंने थोड़ा हंसकर कहा, आप मजाक कर रहे हैं ना? वह बोला, नहीं, यह हमारी इच्छा है और हमारी बहन की भी। बस, इस शुक्रवार दोपहर को गवाहों और पंडित को साथ लेकर आना। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सपने में हूं या सच में। इतने बड़े और सम्मानित घर वाले अपनी बहन की शादी मुझ जैसे छोटे व्यापारी से क्यों करना चाहते हैं? मैं गहराई से सोचने लगा। शायद लड़की बहुत खूबसूरत नहीं होगी, या शायद उसकी उम्र निकल रही हो, या कोई और कारण हो जिसे वह बताना नहीं चाहते। मगर फिर भी ऐसे परिवार को तो फिर भी अच्छे रिश्ते मिल ही जाते हैं। उन्होंने मुझे ही क्यों चुना? 2 दिन तक मैं इसी उलझन में रहा। हर जवाब अपने आप में सवाल बन जाता। आखिर मैंने खुद से कहा, शायद वाकई लड़की सुंदर नहीं होगी, या शायद उसका कोई रिश्ता नहीं हो रहा होगा। खैर, मुझे भी अकेलेपन से थकान होने लगी थी, और घर को संभालने के लिए एक साथी की जरूरत थी। इसलिए मैंने हाँ कर दी। शुक्रवार को मैं कुछ गवाहों और पंडित के साथ वहां पहुंचा। मोहल्ले में जब किसी को बताया कि अक्षय अपनी बहन की शादी मुझसे करने जा रहा है, तो हर कोई मेरी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे कोई अजीब मजाक बोल दिया हो। जब मैं उनके बंगले पहुंचा, तो वहां कोई शोर शराबा नहीं था, न सजावट, न संगीत, न खुशी की चहक। बस हमें बैठक में बिठाया गया। वहीं पर सादगी से शादी हो गई। सातों भाई चुप बैठे थे। उनके चेहरे पर न खुशी थी, न दुख। बस एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कुछ छिपा रहे हों। उनके कपड़ों से भी लग नहीं रहा था
कि कोई उत्सव चल रहा है। ये शादी जितनी सादगी से हुई, उतनी ही रहस्यमयी थी। 7 भाइयों की इकलौती बहन की शादी, और वह भी इतनी चुप्पी में। ये बात किसी की समझ में नहीं आई। जितने प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे, शायद हर पड़ोसी के मन में भी वही सवाल गूंज रहे थे। पर उत्तर किसी के पास नहीं था। शादी के बाद हमारे सामने खाना परोसा गया। सिर्फ वेज पुलाव। न रायता था, न चटनी, न मिठाई। मैं अंदर तक बेचैन हो गया। ऐसी बेरौनक शादी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। और ये तो 7 भाइयों की इकलौती बहन की शादी थी। मैं सोचता था, जब इस घर की बेटी ब्याहेगी तो पूरा मोहल्ला बुलाया जाएगा, सैकड़ों मेहमान आएंगे, खुशियों की गूंज गलियों तक पहुंच जाएगी। सोचा था, उस दिन अच्छा खाना भी मिलेगा, देखना भी मिलेगा कि अमीर लोग कैसे शादियां करते हैं। पर मुझे कहाँ पता था कि वह शादी मुझसे ही होने वाली है, और वो भी इस तरह के सन्नाटे में। दहेज के नाम पर किसी ने 1 रुपये की भी बात नहीं की थी। उसकी बहन, यानी अब मेरी पत्नी, पूरी तरह काले घूंघट में ढकी हुई, चुपचाप मेरे साथ विदा हो गई। मैं जितना हैरान था, उतना शायद कोई भी नहीं हो सकता था। मेरा घर नई दिल्ली की एक पुरानी बस्ती में था, किसी आम गली में बना 2 कमरों का छोटा मकान। फिर भी मैंने उसे लाने के लिए एक कार की व्यवस्था की थी, वो भी अपने पड़ोसी की, जो मेरी विनती पर राजी हुआ। रास्ता तो कुछ ही मिनटों का था, लेकिन मैं अपनी ओर से हर सम्मान उसे देना चाहता था। सोचा, अब जब यह मेरी पत्नी है, तो उसके प्रति एक पति की मर्यादा निभाना मेरा फर्ज है। मैं मन ही मन ठान चुका था कि शादी के बाद उससे पूछूंगा कि आखिर सब कुछ इतने रहस्यमय तरीके से क्यों हुआ। पर अंदर कहीं एक पूर्वाग्रह भी बैठ गया था। शायद वो बहुत सुंदर नहीं होगी, या किसी कारण से उसके रिश्ते नहीं जम पाए होंगे, तभी उन्होंने मुझसे शादी करा दी। गाड़ी जैसे ही मेरे घर के सामने रुकी, मैंने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा था, कांपता हुआ। ऐसा लगा जैसे वह डर के साए में जी रही हो। मैंने उसे भीतर ले जाकर अपने छोटे कमरे में बिठाया। उस कमरे में बस एक पुराना पलंग था, माँ के दिनों का, जिसे मैंने हाल ही में थोड़ा पॉलिश करवाया था। मैंने धीरे से कहा, आप चाहें तो चादर उतार सकती हैं। अगर भूख लगी हो तो मैं खाना लाऊं? उसने सिर हिलाकर न कहा। मैं कुछ क्षण चुप रहा, फिर बाहर निकल आया। माहौल बहुत अजीब था, जिसमें मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। हर सवाल मेरे अंदर किसी शोर की तरह गूंज रहा था। अक्षय ने अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों कर दी? और इतने छिपे तरीके से, जैसे किसी अपराध को अंजाम दिया जा रहा हो। सच कहूं तो मैं इस शादी के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था। सोचने के लिए सिर्फ 8 दिन मिले थे, और उन 8 दिनों में मैं यही सोचता रहा कि आखिर इतनी जल्दी यह रिश्ता क्यों तय किया गया। कुछ देर बाद मैंने ठान लिया कि अब कमरे में जाकर उससे बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद वही मेरे सारे सवालों का जवाब दे सके। लेकिन फिर मन में दूसरी आवाज आई, क्या आज की रात ऐसे सवाल पूछना सही रहेगा? मेरे भीतर आत्मविश्वास की कमी हमेशा रही थी। कई बार लड़कियां मेरी शक्ल देखकर रिश्ता ठुकरा चुकी थीं, इसलिए आज जब मेरी शादी हुई थी, तो यह अपने आप में एक चमत्कार जैसा था। अब उसी पत्नी से बातें करना भी मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं लग रहा था। मैं धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उस वक्त उसने चादर उतार दी थी। उसने हल्के पेस्टल पिंक रंग का सादा, मगर थोड़ा फैंसी सूट पहना हुआ था। उसके तन पर कोई गहना नहीं था, बस कानों में छोटे मोती के झुमके और चेहरे पर हल्का मेकअप। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे कदम एकदम ठिठक गए। मैं स्तब्ध खड़ा रह गया। मेरा दिमाग मानो सुन्न हो गया हो। वो लड़की तो बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा था कि शायद वह साधारण चेहरा मोहरा वाली होगी, लेकिन यह तो जैसे किसी फिल्मी दृश्य का पल था। उसकी उम्र भी मुश्किल से 19-20 साल होगी, और मैं 36 का। अपने ही घर में मुझे अपने अस्तित्व पर शर्म आने लगी। अब तो उलझन और गहरी हो गई। ऐसी सुंदर लड़की की शादी अक्षय ने मुझसे क्यों कराई? मैं तो उसके सामने खुद को मिट्टी के बराबर महसूस कर रहा था। न मेरे पास पैसा, न रुतबा, न रूप। जो सोचकर आया था कि उससे कई सवाल करूंगा, वो सब पिघल गए। मेरे होंठ खुल ही नहीं पाए। उसके सौंदर्य ने मेरे शब्द छीन लिए थे। मैं घबराकर तुरंत खड़ा हो गया। शायद उसे मेरी इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। उसने बस एक नज़र मेरी तरफ उठाई, फिर झुक की पलकें नीचे कर लीं।
मैंने धीरे से कहा, आप आप तो बहुत खूबसूरत हैं और उम्र भी बहुत कम है। उसने थोड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहा, मैं समझी नहीं। मैंने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है मैं आपके लायक नहीं हूं। ये झूठ नहीं था, ये पूरी सच्चाई थी। वह मेरी बात सुनकर नरम आवाज में बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसके लहजे में न कोई घबराहट थी, न बनावट, बस एक अजीब सुकून। मैं उसके स्वभाव से भी उलझन में पड़ गया था। उस लड़की ने मुझसे डरने की बजाय सीधे आंखों में देखा, जबकि मेरे हिसाब से तो उसे पछतावा या दर्द होना चाहिए था। आखिर किस्मत ने उसे मेरे जैसे आदमी से जोड़ दिया था। वह तो उजली त्वचा, नाजुक नैन नक्श और शालीन चाल ढाल वाली लग रही थी, और मैं अपनी सांवली त्वचा और औसत शक्ल सूरत वाला एकदम दैनिक जीवन का साधारण आदमी। उसने कहा, बैठ जाइए, कृपया। मैं धीमे कदमों से सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मेरा पूरा मन सवालों से भर गया था कि उसके भाइयों ने ऐसा फैसला क्यों किया। मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यह रिश्ता किसी गलती का नतीजा है या किसी रहस्य का। मैं बोला, मुझे सच में नहीं पता था कि आप इतनी सुंदर हैं। मैंने तो सोचा था कि शायद शायद वजह यही होगी कि मेरे चेहरे पर जो भ्रम और उलझन थी, आर्या उसे तुरंत समझ गई। वह शांत स्वर में बोली, मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी और मैं आपको पहले भी देख चुकी हूं। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी शक्ल देखने के बावजूद उसने मुझसे शादी के लिए हामी भरी थी। ये बात मेरे लिए स्वीकार करना मुश्किल था। मेरी शक्ल देखकर तो मोहल्ले की लड़कियां नाक भौं सिकोड़ लेती थीं। मैं कोई आकर्षक पुरुष नहीं था। मेरे आगे के 4 दांत हल्के से बाहर की ओर निकले हुए थे, जो मुस्कुराने पर और भी साफ दिखाई देते। मेरी शक्ल सूरत साधारण थी, न रंग, न रूप, न कोई व्यक्तित्व जो ध्यान खींच सके। मैं जैसे किसी भीड़ में गुम हो जाने वाला आम इंसान था। फिर इतनी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे आदमी से शादी क्यों कर सकती है? इस सवाल ने मेरे दिलो दिमाग में हलचल मचा दी। मुझे डर सा लगा, कहीं इसके पीछे कोई अनहोनी, कोई दुखद घटना तो नहीं। कहीं उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो और अब इस शादी के जरिए उसके परिवार ने कोई बोझ उतारा हो। शायद यही असली वजह हो सकती थी। कोई भी अपनी आंखों के तारे जैसी बहन किसी साधारण आदमी के हवाले यूं ही नहीं कर देता। लेकिन उससे यह सब पूछने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे दीवार की ओर देखने लगा। फिर धीमे स्वर में बोला, मैं सच में यह नहीं समझ पाया कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी शादी तुमसे क्यों कर दी। आर्या ने मेरी ओर देखते हुए हल्के तीखे लहजे में पूछा, क्यों? आपको इस बात पर आपत्ति थी क्या? उसका सवाल अप्रत्याशित था। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बस समझ नहीं पा रहा हूं। मैं इतना योग्य नहीं कि आपत्ति करता। वह बोली, अगर आपत्ति थी तो मना कर देते ना। अब उसके आवाज के स्वर में एक अजीब दृढ़ता थी। फिर उसने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? उसके शब्द मेरे कानों से टकराए तो मैं स्तब्ध रह गया। मुझे महसूस हुआ कि शायद वह मजाक कर रही है, या वह पूरी तरह वास्तविकता से अनजान है। मैंने मन में सोचा, क्या यह लड़की सच में ठीक है? क्या इसे दिखाई नहीं देता मैं कैसा दिखता हूं? मैं कुर्सी से उठकर उसके एकदम सामने बैठ गया। वह नजरें झुकाए शांत बैठी रही। मुझे पता नहीं चल रहा था क्या कहूं, कैसे बात शुरू करूं। मैं बुदबुदाया, तुम्हारे भाई बहुत प्रभावशाली लोग हैं, पूरे इलाके में उनका सम्मान है, और तुम उनकी इकलौती बहन हो। जहां तक मैंने सुना है, तुम बहुत लाडली थीं। फिर तुम्हारी शादी इतनी खामोशी में, और वो भी मुझ जैसे सामान्य आदमी से, आखिर कैसे? आर्या के चेहरे पर अचानक एक थकान सी आ गई। उसने कहा, बार बार आप क्यों यह पूछ रहे हैं कि मेरी शादी आपसे क्यों हुई? भगवान के लिए अपने आप को मेरे सामने इतना छोटा मत दिखाइए। मेरे मन में आपके लिए गहरा सम्मान है। उसकी यह बात मेरे मन को और ज्यादा उलझन में डालने लगी। मुझे लगा था कि अब तक मुझे सच्चाई मिल जाएगी, लेकिन इसके उलट उसके शब्दों ने सवालों की नई परत खोल दी। मैंने कहा, फिर भी कोई न कोई वजह तो होगी ना? क्या तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई घटना घटी थी? मेरे सवाल पर उसके माथे की लकीरें गहरी हो गईं। वह बोली, क्या आप मेरे चरित्र पर संदेह कर रहे हैं? मैंने तुरंत कहा, भगवान की कसम, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस समझ नहीं पा रहा।
सब कुछ इतना असामान्य क्यों लगता है? तभी उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसका दूध सा सफ़ेद, मुलायम हाथ मेरे हाथ पर आ गया। मुझे ऐसा लगा मानो किसी ने मेरे शरीर में बिजली का संचार कर दिया हो। घबराकर मैंने झट हाथ पीछे खींच लिया और बिना कुछ बोले गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। उस रात मैं अपने कमरे में नहीं लौटा। बाहर आंगन की पुरानी लकड़ी की चारपाई पर बिस्तर डालकर लेट गया। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी? हर पल यही सोचता रहा कि यह सब कुछ सामान्य नहीं है। सुबह जब नींद खुली तो आंगन से रसोई घर की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। हमारे घर का रसोई घर छोटा था, लेकिन उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। मैंने सिर उठाया तो देखा आर्या किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मुझे ग्लानि हुई कि मैं अपनी नई दुल्हन को पहली ही रात अकेले छोड़कर बाहर चला गया। मैं आगे बढ़ा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बाजार से नाश्ता ले आता हूँ। अच्छा नहीं लगता। रात को ही तो शादी हुई है। वह मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद भी तो मुझे ही सब कुछ करना है। अगर आज कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा? चाय पियेंगे? उसने सहजता से विषय बदल दिया। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। उस लड़की के भीतर कुछ था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर बोला, हाँ, बना लो। नाश्ता हम दोनों ने साथ किया। मैंने सोचा, शायद बेवजह मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। अगर वह खुश है तो मुझे भी उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। आखिर भगवान ने मुझे बिना मांगे इतना अनमोल रिश्ता दिया था। रात को मैं अपने कमरे में सोया। शादी के समय मैंने उसे अपनी माँ की पुरानी सोने की अंगूठी पहनाई थी। वही एक गहना था जो मेरे पास था। उसने उसे देखकर मुस्कान दी थी और उस मुस्कान में कोई बनावट नहीं थी। अगले दिन मुझे लगा कि उसके घर वाले आएंगे, रस्म के लिए, अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए मायके ले जाने के लिए। लेकिन कोई नहीं आया, न उसके भाई, न कोई रिश्तेदार। कई बार मैंने कहा, आर्या, हम एक ही इलाके में रहते हैं। मैं तुम्हें छोड़ आता हूं तुम्हारे घर। तुम्हें अपने भाइयों से मिलना चाहिए। वो लोग भी बेचैन होंगे तुम्हें देखकर। मेरा यह कहना था कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नजरें झुका लीं और धीमे से बोली, नहीं, मुझे नहीं जाना। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों नहीं जाना चाहती? आखिर वह तुम्हारा घर है और मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूं? वह तब बहुत चिंतित सी लग रही थी, जैसे किसी डर के साए से घिरी हो। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो जैसा चाहो। मेरे इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून उतर आया। मेरे पास नौकरानी रखने की भी हालत नहीं थी, पर आर्या हर घरेलू काम खुद कर लेती थी। कभी शिकायत नहीं की। महीना बीत गया और इस दौरान मैंने कई बार कहा कि वह चाहे तो मायके जा सकती है, पर हर बार उसने इनकार किया, साफ और दृढ़ता से। एक दिन मैं दुकान से जरा जल्दी लौट आया था। अगस्त की शाम थी और शहर पर अचानक घनघोर बारिश उतर आई थी। मेरी छोटी सी किराने की दुकान में पानी भरने लगा था, इसलिए मैंने जल्दी से शटर गिराया और घर लौट आया। घर में कदम रखते ही मुझे चौंकाने वाला दृश्य दिखा। आर्या मंदिर के पास जमीन पर बैठी जोर जोर से रो रही थी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मैं वहीं ठिठक गया। इतनी शालीन और धैर्यवान लड़की को कभी इस तरह टूटते हुए नहीं देखा था। मेरे मन में अनगिनत सवाल उमड़ने लगे। क्या हुआ होगा? आखिर किस बात पर वह ऐसे फूट फूट कर रो रही थी? मैं कुछ देर चुपचाप दरवाजे पर खड़ा रहा। आर्या ने अपने आंसू पोंछे, ओढ़नी सीधी की और धीरे से पलटी। मुझे सामने देखकर घबरा गई। आप इतनी जल्दी घर आ गए? उसने हडहुड्डाकर पूछा। मैंने कहा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, दुकान में पानी घुस गया था। ऐसे मौसम में वैसे भी कोई ग्राहक नहीं आता। वह बोली, अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, अगर चाहें तो साथ में पकोड़े भी। मैंने कहा, पहले ये बताओ आर्या, रो क्यों रही थी? मेरे सवाल पर उसके माथे पर पसीना छलक आया, जबकि ठंडी हवा खुली खिड़कियों से भीतर आ रही थी। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे के कोने से पसीना पोंछा और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कोई बात नहीं है। और बिना कुछ कहे वह रसोई में चली गई। कुछ देर बाद वह चाय और गरम पकौड़े लेकर आई। उसका हाथ बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाता था। हर चीज में सादगी और अपनापन महसूस होता था। पर उस दिन मेरा मन विचलित था। उसके अंदर का दर्द मेरे हर सवाल का जवाब छिपा रहा था।
पर वह खुद मुझे उससे दूर रख रही थी। रात को जब हम सोने ही वाले थे, तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं और आर्या दोनों चौंक कर उठ बैठे। मैंने उससे कहा, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूं। जब दरवाजा खोला तो बाहर दो युवक खड़े थे, मोहल्ले के ही थे। उनमें से एक बोला, विक्रम भाई, आपकी दुकान में आग लग गई है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बिना चप्पल पहने घर से भागा। सड़कों पर पानी बह रहा था, पर उस वक्त मुझे कुछ होश नहीं था। जब पहुंचा तो देखा, मेरी दुकान जल रही थी, पूरा सामान राख हो चुका था। मैं वहीं धरती पर बैठ गया, सिर पकड़ लिया। मेरी छोटी सी दुकान, मेरी मेहनत की पूंजी, सब कुछ खत्म हो गया था। करीब 3-4 लाख का नुकसान। हर चीज राख में बदल चुकी थी। 2 दिनों तक मैं उस जगह के पास भी नहीं गया। जाता भी तो क्या करता? न नया माल था, न पैसा। मैं वैसे भी रोज कमाने और रोज खाने वाला आदमी था। आर्या मुझे देखने लगी थी। उसकी आंखों में चिंता थी, पर शिकायत नहीं। मैं चारपाई पर सिर झुकाए बैठा था कि उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, विक्रम, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कड़वाहट से कहा, क्या ठीक होगा आर्या? जो कुछ था जल गया। जैसे तैसे घर चलता था, अब वो भी खत्म। उसने बिना कुछ बोले अपने हाथों से अंगूठी उतारी, वही मेरी माँ की दी हुई सोने की पुरानी अंगूठी, और मुझे थमा दी। इसे बेच दीजिए, उसने शांत स्वर में कहा। थोड़ा सामान खरीद लीजिए, दुकान फिर से चल जाएगी। मैंने झट से सिर हिलाया। नहीं आर्या, ऐसा मत कहो। मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तुम्हें दिया ही क्या है अभी तक? और अब अगर ये भी बेच दी, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने फिर कहा, अगर आप दुखी रहेंगे तो इस सोने चांदी का मैं क्या करूंगी? मैं उसकी दृढ़ता देखकर निशब्द रह गया। ये वही लड़की थी जो अमीर परिवार से आई थी, कम उम्र, खूबसूरत और हर मायने में मुझसे बहुत ऊपर। पर उसके अंदर एक अजीब संतुलन था, ऐसी शांति, ऐसी समझदारी, जो आज के समय में दुर्लभ थी। आखिरकार मैंने अंगूठी ले ली। अगले दिन मैं पुराना शहर गया, एक ज्वेलर्स की दुकान में उसे बेच दिया। पता चला वह करीब 1 तोले की थी। मुझे 2.5 लाख रुपए मिले। उन पैसों से मैंने नया सामान खरीदा, दुकान फिर से सजा ली। लेकिन कर्ज का बोझ सिर पर था। कुछ लोग जिन्हें पैसा देना था, अब दबाव डालने लगे थे। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि थोड़ा वक्त दे दें, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। गालियां देकर, धमकियां देकर चले गए। घर लौटा तो आर्या की आंखें लाल थीं। वो रो रही थी। बोली, काश मेरे पास कुछ और होता तो मैं आपके लिए वह भी बेच देती। मैंने कहा, तुम क्यों दुखी हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात मैंने तय किया, मैं उसे उसके मायके छोड़ दूंगा, कम से कम कुछ दिनों के लिए। उसे इस तनाव में नहीं रखना चाहिए। मैंने बिना कुछ बताए कहा, तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। उसने पूछा, कहाँ? मैंने कहा, बस चलो, रास्ते में बताऊंगा। उसने धीरे से अपनी चादर ओढ़ ली। मैं चुपचाप उसे उसके घर तक लेकर गया। दरवाजे के सामने पहुंचते ही उसने मेरी तरफ अजीब निगाहों से देखा, जैसे कुछ समझ रही हो, पर कुछ कहना नहीं चाहती। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर में दरवाजा खुला। सामने अक्षय खड़ा था। उसने जैसे ही आर्या को देखा, उसके माथे पर लकीरें उभर आईं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे विक्रम भाई, अंदर आइए। बाहर क्यों खड़े हैं? हम दोनों अंदर गए। कमरे में सर्द खामोशी थी। किसी ने मुस्कुराकर स्वागत नहीं किया। टेबल पर बस एक गिलास सादा पानी रखा गया। आर्या की नजरें सबके चेहरों पर घूम रही थीं, जैसे वह कुछ तलाश रही हो या किसी बात से डरी हुई हो। मैंने गिलास उठाया और कहा, असल में सोचा, शादी को 2 महीने हो गए हैं। आप सब आर्या को देखने को बेचैन होंगे, इसलिए उसे लेकर आया हूं। कल आकर ले जाऊंगा। मेरी बात पर किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, न कोई गर्मजोशी, न खुशी। करीब 15 मिनट तक मैं बैठा रहा। किसी ने चाय तक नहीं पूछी, यहां तक कि मिठाई की थाली तक मुड़ी नहीं। मैं दिल में भारीपन लिए वहां से उठ खड़ा हुआ। मैं बाहर निकला। बारिश हल्की फिर शुरू हो गई थी, और उस बूंदों के बीच आर्या की आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उस रात जब मैं घर लौटा तो बहुत थका हुआ था। बारिश अभी भी टपक रही थी और हवा में ठंडक घुल चुकी थी। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखों के सामने आर्या का चेहरा घूमने लगा। वही, जब मैंने उसे उसके घर छोड़ा था। उसका सूखा चेहरा, अव्यक्त डर से भरी आंखें।
मैंने आंखें बंद करने की कोशिश की, पर बार बार वही दृश्य उभरता रहा। आखिरकार मैंने खुद को झटका दिया और करवट लेकर सो गया। लेकिन नींद आने के तुरंत बाद एक अजीब सपना शुरू हुआ। मैंने देखा, आर्या रो रही है, जोर जोर से चीख रही है और कह रही है, विक्रम, बचाइए मुझे, ये लोग मुझे जान से मार देंगे। मैं झटके से उठ बैठा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। माथे पर पसीना था, सांसें भारी। उस समय रात के 1:30 बज रहे थे। मैं फौरन उठा, चप्पल पहनी, शॉल ओढ़ी और बाहर निकल पड़ा। सड़कों पर ठंडी हवा चल रही थी और बिजली कहीं दूर गड़गड़ा रही थी। कुछ ही मिनटों में मैं आर्या के घर के बाहर पहुंच गया और वहीं थम गया। मुख्य दरवाजे पर भारी ताला लटका हुआ था। मेरा दिल दहल उठा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उस घर पर ताला लगा हो। 7 भाइयों का बड़ा परिवार। हमेशा कोई न कोई घर पर होता। बच्चे खेलते रहते, औरतें आंगन में नजर आतीं। लेकिन आज चारों ओर भयानक सन्नाटा पसरा था। मैंने दीवार के ऊपरी हिस्से को देखा, लेकिन भीतर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ज्यों ही पीछे मुड़ा, मुझे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भीतर से रो रहा हो, पर आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा हो। मेरा खून जम गया। मैंने दीवार के पास एक पुराना लकड़ी का संदूक देखा, जो टेक लगाकर रखा था। उसी का सहारा लेकर मैं ऊपर चढ़ा। हवा से सिर के बाल उड़ रहे थे। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं फुर्ती से ऊपर पहुंचा और दीवार पार कर नीचे कूद गया। सामने का नजारा देखकर मेरे पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। आंगन के बीचों बीच खुली जमीन थी। वहां एक गहरा गड्ढा खोदा जा रहा था। चारों ओर मिट्टी के ढेले बिखरे पड़े थे और उस गड्ढे के पास आर्या थी। उसके हाथ पीछे बंधे थे, मुंह पर कपड़ा कसकर बांधा गया था। उसके चारों ओर उसके भाई खड़े थे, वही जो हमेशा उसकी हिफाजत का दम भरते थे। उनमें से 2 उसके कंधे पकड़े हुए थे और बाकी लोग गड्ढे को और गहरा खोद रहे थे। आर्या की आंखें मुझ पर टिक गईं, मदद की गुहार लगाती हुई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं चीखा, रुको! ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अक्षय पलटा। उसकी आंखों में क्रोध और हैरानी दोनों थे। तुम यहां क्या कर रहे हो विक्रम? अभी चले जाओ, नहीं तो इसके साथ तुम्हें भी जिंदा गाड़ देंगे। मेरे गुस्से ने होश पर कब्जा कर लिया। मैं झपट पड़ा और जो हाथ पास आया, उसे धक्का दे दिया। मैंने चिल्लाकर कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये तुम्हारी अपनी बहन है। मेरा शोर पूरे घर में गूंज गया। शायद उन्हें डर लगा कि मामला बाहर निकल जाएगा। गुस्से और घबराहट के बीच एक ने आर्या को छोड़ा और वो भागकर मेरे पास आ गई। मैंने उसके मुंह पर बंधा कपड़ा हटाया। वह सिसकियों में डूबी थी। अक्षय गुर्राया, तुम जानते भी हो, ये औरत क्या कर रही थी तुम्हारे पीठ पीछे? ये हमें अदालत में घसीटने वाली थी। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? आखिर किस बात के लिए? वो बोला, ये अभागन विरासत में हिस्सा मांग रही थी। हमारे पिता की संपत्ति में बराबरी का दावा। हम पहले भी इसे समझा चुके हैं कि हमारी परंपरा में बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, लेकिन इसे कानून और अदालत की पड़ी थी। इसीलिए हमने इसकी शादी तुम जैसे आदमी से कराई, जो गरीब हो, कमजोर हो, ताकि कभी हमारे खिलाफ न खड़ा हो सके। उसकी बात सुनते ही मेरा गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ा। मैंने आर्या का हाथ मजबूती से पकड़ा और ठंडे स्वर में कहा, दरवाजा खोलो, हम जा रहे हैं। उनमें से एक दीवार लांघ कर बाहर गया और ताला खोला। मैं आर्या को लेकर घर लौट आया। रास्ते भर वह चुप रही, बस कांपती रही। घर पहुंचते ही मैंने उसके हाथों की रस्सी खोली और उसे पानी पिलाया। मैंने धीरे से पूछा, आर्या, तुम हिस्सा क्यों मांग रही थी? क्या तुम बहुत परेशान थी? उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। हाँ, वह बोली, मैं बहुत परेशान थी। मुझे सिर्फ अपना अधिकार चाहिए था। वे दुनिया के आगे मुझे लाडली बहन कहकर दिखावा करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि उन लोगों को सिर्फ पैसों से प्यार है। मुझे बस मेरा हक चाहिए। मैंने कहा, उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया, वो अमानवीय था। उन्होंने तुम्हें मुझसे शादी करने पर मजबूर किया। आर्या बोली, पहले मुझे भी यही लगा कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन अब मैं भाग्यशाली मानती हूं कि मेरी शादी आपसे हुई। आप अच्छे इंसान हैं, सच्चे और ईमानदार। अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा विश्वास है मेहनत पर।
धैर्य रखने वाले का साथ ऊपर वाला हमेशा देता है। और सचमुच, कुछ ही महीनों में किस्मत ने करवट ली। मेरी दुकान फिर चल पड़ी, इतनी अच्छी कि मैं कर्ज मुक्त हो गया। अब हमारे घर में चैन, सुख और सम्मान था। उधर आर्या के भाइयों पर जैसे वक्त ने कोड़ा बरसा दिया। उनके बड़े व्यापार को भारी नुकसान हुआ। विदेश से आने वाला कपड़े का माल उस जहाज में जल गया जिसमें करोड़ों का सामान था। उनका साम्राज्य बिखर गया। वही भाई जो अहंकार में डूबे थे, अब दुख में डूबे नजर आने लगे। आर्या ने आंखें बंद करके कहा, भगवान ने हमें इंसाफ दे दिया विक्रम। जो बहन के हिस्से को छीनता है, वो कभी समृद्ध नहीं रह सकता। बहन की दुआएं भाई को उठाने में मदद करती हैं और उसकी बद्दुआएं उसे मिट्टी में मिला देती हैं। मैंने उसे देखा। पहली बार उसके चेहरे पर शांति थी, सुकून था। और उस पल मुझे समझ आया, कभी भी किसी बहन का हिस्सा मत छीनो, क्योंकि उस हिस्से में सिर्फ जमीन नहीं, उसकी दुआ बसती है।